नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और सबसे पहले इस प्रोग्राम में बात करेंगे हार की समीक्षा, अग्नि परीक्षा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे आलाकमान परेशान भी है, मंथन भी कर रहा है और चिंतन भी कर रहा है। बीजेपी को यूपी, हरियाणा और राजस्थान में सीटों का जो नुकसान उठाना पड़ा, उस पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल इन 3 राज्यों में बीजेपी को 45 सीटों का नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी टीस यूपी में मिली मात की है, क्योंकि पीएम मोदी, काशी सांसद और सीएम योगी आदित्यनाथ के करिश्माई नेतृत्व से बड़ी उम्मीदें की जा रही थी और उम्मीदें लगाए जाना जो है वो जरूरी भी था। बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 सीटें जीती थी, ये रिकॉर्ड था और इस बार बीजेपी 33 पर सिमट गई। और वहीं बीजेपी राजस्थान में 25 से 14 सीटों पर आ गई और हरियाणा में सीटों की संख्या 10 से घटकर 5 रह गई। और इस पर हमारी एक खास पेशकश देखिए रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में बीजेपी को नुकसान, आलाकमान परेशान। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में सीटों का भारी नुकसान। तीनों राज्यों में 45 सीटों का नुकसान। बहुमत से करीब 32 सीटें पीछे रह गई बीजेपी। बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 सीटें जीती थी, इस बार 33 पर सिमट गई। राजस्थान में 25 में से 14 सीटों पर आ गई। हरियाणा में इसकी संख्या 10 से घटकर 5 ही रह गई। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में सीटों का भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती आकलन के बाद पता चला है कि सीटों की संख्या में गिरावट के पीछे जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक का एक साथ आ जाना और उम्मीदवारों के चयन समेत खराब चुनाव प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। बताया जाता है कि पार्टी के आला कमान को रिपोर्ट भेजने से पहले सभी स्तरों पर पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा का दौर यूपी से शुरू भी हो चुका है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई महीने लगने की उम्मीद है। भीतरघाट के लग रहे आरोप। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने की वजहों की बीजेपी ने तलाश शुरू कर दी है। यूपी में पार्टी ने अपने 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर प्रत्येक लोकसभा सीट पर भेजा है। इसके लिए 40 टीमें गठित की गई हैं, जो 2-2 सीटों की जमीनी हकीकत का पता लगाने के बाद 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगी। बाद में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की और 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर प्रत्येक लोकसभा सीट पर भेजा है। आपको बता दें कि कानपुर, बुंदेलखंड के प्रत्याशियों के साथ चुनाव नतीजों पर चर्चा के दौरान अधिकतर ने विधायकों पर हार का ठिकरा फोड़ा है। बांदा जिले की समीक्षा में विधायकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक प्रत्याशी ने कहा कि भीतरघाट की वजह से उन्हें कुर्मी वोट तक नहीं मिला। कई प्रत्याशियों ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके क्षेत्र के विधायक निष्क्रिय रहे और अपनी ही पार्टी को हराने की मुहिम चलाते रहे। तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका। बता दें कि पार्टी ने बृहस्पतिवार को अवध क्षेत्र की बैठक भी की। टास्क फोर्स जातीय समीकरणों की तैयार करेगा रिपोर्ट। वहीं उन्नाव से चुनाव जीतने वाले साक्षी महाराज और फतेहपुर से चुनाव हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति ने भीतरघाट के आरोप लगाए थे। अब टास्क फोर्स के 2-2 वरिष्ठ नेता अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके हार के कारणों की पड़ताल करेंगे। टास्क फोर्स जातीय समीकरण के भी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें किस किस जाति के मतदाताओं ने किसको वोट दिया और कौन सी जाति ने इस चुनाव में भाजपा से दूरी बनाई, इसकी भी रिपोर्ट शामिल की जाएगी।
इसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपनी अगली रणनीति तैयार करेगी। सरकार और संगठन में बात होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से भाजपा नेताओं ने टास्क फोर्स के लिए 60 नेताओं के नामों का चयन किया है। उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा। लोकसभा के बाद प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। पार्टी इसके लिए सारी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव उन 9 विधानसभा सीटों पर होंगे जिनके विधायक इस लोकसभा चुनाव में जीते हैं। इसके साथ ही सपा अपने कई बागी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त करवाने के प्रयास में है। अगर सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इनकी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। वहीं कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट पर भी उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। अब की बार 400 पार के नारे पर सवाल। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। भाजपा ने राजग के घटक दलों के साथ मिलकर 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी 400 पार तो क्या अपने पिछले रिकॉर्ड को भी नहीं बचा पाई। इस चुनाव में बीजेपी को 240 और एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिली है। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी के अंदर हार की समीक्षा की जा रही है। इस बीच बीजेपी के नारे को लेकर उसके सहयोगी दलों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ नेताओं का यहां तक कहना है कि बीजेपी और एनडीए की हार की वजह भी 400 पार का नारा ही है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गई। यही नारा महाराष्ट्र में महायुति पर भी भारी पड़ा। बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को लेकर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 49 सीटों में से 7 सीट पर जीत दर्ज की है। उधर जनता दल यू के नेता केसी त्यागी ने भी एकनाथ शिंदे की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर का दुरुपयोग किया है। आरएसएस और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच एक विवादित बयान चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान से संघ ने किनारा कर लिया है। आपको याद होगा कि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में कुछ इशारा किया था। अब उसका भावार्थ सामने आ गया है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है
कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। कहा जा सकता है कि इंद्रेश कुमार ने अपने वक्तव्य से उसे पूर्ण आकार दे दिया है। खबर तो ये है कि हाल के वर्षों में बीजेपी की प्रभावशाली भूमिका को लेकर संघ परिवार असहज स्थिति में है। भागवत से लेकर इंद्रेश कुमार अपने बयानों में यही इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, और क्या इस पूरे प्रकरण में जो दिख रहा है, बात उससे कहीं कुछ ज्यादा है। मोहन भागवत ने क्या कहा था? एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, वे काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसमें ये अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैंने ये काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। अहंकार से कितना नुकसान, संघ और संगठन दोनों को नुकसान हुआ। अहंकार की वजह से सीटें कम आई, पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास घटा। अहंकार की वजह से अयोध्या में हारे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पहिए दशकों से एक लय में, एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाके में पैर जमाने की बात आई तो संघ हमेशा आगे रहा है। यहाँ आरएसएस ने पहले जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। अगर दोनों संगठनों के बीच ऐसा सहज समन्वय और सामंजस्य है, तो संघ परिवार की ओर से फिर असहमति के स्वर क्यों? ये असंतोष के बुदबुदाहट क्यों? और बुदबुदाहट ही क्यों? इंद्रेश कुमार ने तो अब खुली घोषणा कर दी है, अहंकारियों को प्रभु राम ने रोक दिया है। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खिलाफ जब टिप्पणी की, तो इस चर्चाओं के स्वर तेज हो गए और ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। टिप्पणियों के ये सिलसिला यही नहीं रुका। मोहन भागवत के बाद संघ के मुखपत्र 5 जन्य में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर एक आलोचनात्मक लेख छपा, जिसका शीर्षक था लोकसभा चुनाव 2024 एनडीए। सबक है और सफलताएं भी। भागवत इंद्रेश कुमार की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब इस बात पर गहन चर्चा चल रही है कि क्या आरएसएस ने वास्तव में बीजेपी से दूरी बना ली है और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे दिल से उसका समर्थन नहीं किया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने उनकी टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के रूप में देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर स्वयं को जनता का प्रधान सेवक बताया था। हालांकि मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियां पहले की कई बार की तरह की ही अस्पष्ट हैं। भागवत के बयान का लक्ष्य कौन है, इसका संदेश क्या है, इस पर चर्चा अभी ठंडी ही नहीं पड़ पाई है। इंद्रेश कुमार ने पलीता लगा दिया है। इंद्रेश कुमार के इस बयान का वजन इतना है कि बीजेपी की ओर से कोई भी बड़े नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
कांग्रेस, शिवसेना जैसी विपक्षी दल और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन संघ द्वारा अहंकारी बतलाए जाने के बाद बीजेपी ने अपनी रक्षा में कुछ खास तर्क नहीं दिए हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध और संघ किस हद तक इस राजनीतिक पार्टी पर प्रभाव डालता है, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। वे भागवत की टिप्पणियों के समय की ओर इशारा करते हैं, जो एक ऐसे चुनाव के बाद आई हैं, जिसमें भाजपा बहुमत के आंकड़ों से पीछे रह गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को झटका लगा है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक रहे हैं और संघ की नजरों में वे आदर्श प्रधानमंत्री माने जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस ने 2014 के आम चुनाव में उनके लिए अपने सभी सहयोगी संगठनों की ताकत लगा दी थी। क्या विपक्ष का स्पेस ले रहा है आरएसएस? इधर संघ और बीजेपी में घमासान शुरू हुआ है, तो वहीं विपक्ष इसके मायने खोज रहा है। विपक्ष की त्वरित प्रतिक्रिया में कहा जा रहा है कि ये महज नाटक है, दोनों मिले हुए हैं। संघ ये कोई पहली बार ड्रामाबाजी नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे हथकंडे पहले भी आजमाए जाते रहे हैं। दरअसल जो बात विपक्ष को उठानी चाहिए, उस पर संघ फ्रंट फुट खेलकर बीजेपी के विरोधी खेमे को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आगे बीजेपी को नुकसान न उठाना पड़े और विपक्ष मूक बना रहे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।